नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और एग्री कमोडिटी एफएनओ पर से बैन हट सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर से भी बैन हटाने की सिफारिश कर सकती है। इसे कैसे देखता है बाजार, इसी पर हम बातचीत करेंगे। प्रतिफिन मार्केट डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा, केडी एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडी और मेरे एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और इनफैक्ट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो रॉयटर्स के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर जो पैनल है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है और उस रिपोर्ट में जो कर्व्स लगे हुए हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर, उनको थोड़ा एज आउट करने पर सिफारिश की जा सकती है। तो एग्री कमोडिटीज के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट खबर है। और साथ ही ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि इस इंस्ट्रूमेंट को और अट्रैक्टिव बनाने की भी कोशिश की जा सकती है, खासतौर से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। एक फाइनल रिपोर्ट होगी जो कि अर्ली नेक्स्ट ईयर सबमिट की जाएगी। सोर्सेज के थ्रू खबर है जो कि मिली है। अब इसके मायने क्या है, अगर ऐसा होता है तो कितनी लाइकली पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, इस पर करते हैं बातचीत। सभी का स्वागत है। लेकिन अजय, सबसे पहले कमेंट्स आपके, आप कैसे देखते हैं इन रिपोर्ट्स को? कितना लाइकली हो सकता है ऐसा कि जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं उन पर से जो रूल्स हैं उनको थोड़ा सा एज आउट किया जाए या बैन हटाया जाए? कितनी पॉसिबिलिटी पहले तो बताइए आपको लग रही है? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल काफी बड़ी खबर है और काफी समय के बाद, क्योंकि जिस ढंग से ब्लैंकेट बैन लगा था उसके बाद एग्री के अंदर देखा जाए तो काफी ट्रेड्स खत्म जैसे ही हो गए थे। एक्सचेंज में हम देखें तो बहुत लिमिटेड थे। खास करके हम एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, जो जान होती थी उनके पूरे वॉल्यूम ड्राई अप हो चुके थे। और उसकी वजह से हमने फिजिकल मार्केट में भी देखा कि एक पेसिमिस्टिक माहौल जैसा बन चुका था। लेकिन अच्छी खबर है, अच्छे टाइम पे आई है, नया साल सामने है और उम्मीद अगर ये आता है तो वीक पैडी इन सब पे भी वापस ट्रेड। तो पहला चीज है, यस, जो फूड सबसे बड़ा कंसर्न था वो काफी हद तक अब कंट्रोल में है। काफी समय से वो एक बूस्ट देता है इस चीज को कि यस आ सकता है। सेकेंडली, यस, इसमें इनोवेशन भी करने की जरूरत है। खास करके जो हमने देखा मार्जिन की बात की गई है कि मार्जिन में ड्रॉप ला सकते हैं जिससे पार्टिसिपेशन और बढ़े, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने कमोडिटीज के भाव भी बढ़ते हुए थे। तो मेजरली यही है कि इन्फ्लेशन जो कम हुआ है, अभी फूड इन्फ्लेशन काफी हद तक हम बहुत नीचे रहे हैं, चाहे हम पल्सेस की बात करें, चाहे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें, वो एक इस चीज को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में मार्जिन एंड अदर पार्टिसिपेशन अलाउ कर सकते हैं। ओके, इनफैक्ट मनोज जी, आप कैसे देखते हैं इस न्यूज़ फ्लो को? हालांकि 7 कमोडिटीज हैं जिसमें वीट, पैडी, क्रूड पाम ऑयल समेत 7 कमोडिटीज हैं जिन पर ब्लैंकेट बैन रिपीटेडली हम 2021 ऑनवर्ड्स देखते रहे हैं। और कंसर्न्स तब भी यही थे कि शायद जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है वो हो रही है, ऑन ग्राउंड प्राइसेस को ये इम्पैक्ट कर सकता है या कर रहा है। इस कारण से ब्लैंकेट बैन हमने लगते हुए देखा था 2021 में, जो कि कंसिस्टेंटली तब से रिपीट हो रहा है। अब पहले तो 2-3 चीजें हैं इनफैक्ट इससे जुड़ी। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि ब्लैंकेट बैन लगने से पहले और ब्लैंकेट बैन लगने के दौरान से लेकर अब तक क्या बहुत ज्यादा फर्क प्राइसेस पर देखने को मिला है इन कमोडिटीज के? नमस्कार दीपाली जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कोई भी फ्यूचर्स मार्केट है, चाहे वो एग्रीकल्चर कमोडिटी का हो या नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी का, जब ये भारत में शुरुआत इसकी की गई थी 2003 में, तो मुख्य उद्देश्य रखा था कि यहाँ पे फेयर प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट। तो काफी हद तक ये चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एड्रेस करता है। और इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए भी जरूरी है कि जब हम यहाँ पे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और आगे हम विकसित भारत बनने की बात कर रहे हैं, तो यह तभी संभव है कि जो एंटायर वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है उसको कहीं ना कहीं वहां पे उसकी रिस्क को हेज करने का कोई मैकेनिज्म यहाँ पे सरकार की तरफ से रेगुलेटरी वे में मिले। और वह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस जो है उसको काफी बड़ी मात्रा में एड्रेस करते हैं। 2021 में जब हमने देखा कि वहां पे ब्लैंकेट बैन जो है गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज के ऊपर लगाई गई, तो वहां पे मुख्य जो है यहाँ पे ये कारण बताया गया कि एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है और वहां पे हमने सट्टेबाजी और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम उठाया है। लेकिन उसके पीछे की मुख्य वजह यह थी कि जब 2020 में हमने दुनिया भर में कोविड महामारी को देखा था, तो उसकी वजह से बड़ी मात्रा में जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब होती हुई नजर आई थी। तो उसके चलते हमने काफी सारे कमोडिटीज में भाव में बड़ा उतार चढ़ाव देखा था और उसका असर भारतीय बाजारों में भी कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज में देखने को मिला। लेकिन बैन लगाने से लेकर के आज तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे
बैन जिस पर्पज से लगाया गया था वो कोई पर्पज यहाँ पे हल होता हुआ नजर नहीं आया। और बैन के बाद हमने देखा कि बैन लगाने की इमीडिएट बाद भी काफी सारी कमोडिटीज ऊपरी स्तरों पर बनी रही, लेकिन जैसे जैसे जो सप्लाई चेन जो बाधित हुई थी वो वापस से रीस्टोर होना शुरू हुई, तो उसके बाद से हमने देखा कि जो कमोडिटीज के जो भाव हैं वो वापस निचले स्तरों पर आते हुए नजर आए। इसका एक बड़ा जो इफेक्ट ओवरऑल वैल्यू चेन पर यह पड़ता हुआ नजर आया दीपाली जी, की यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट का जो मैकेनिज्म हुआ करता था वो जब जो है वैल्यू चेन के पास नहीं था, तो उसके चलते ओवरऑल जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनको बड़ी बड़ी मात्रा में लॉस उठाना पड़ा। और कई इंडस्ट्रीज जो है वो अपने हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल को हेज नहीं कर पाई, या जो प्रोक्योरमेंट उनको करना रहता था तो उसके लिए उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो हमारा मानना है कि ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में सेबी के द्वारा एड्रेस की गई होगी, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारा मानना है कि भारत सरकार जो ये बैन लगाए गए थे कमोडिटीज के ऊपर उसको यहाँ पे लिफ्ट करती हुई नजर आएगी दीपाली। ओके, इनफैक्ट राकेश, जो रिपोर्ट सेबी ने कही है इस पूरी ही डेवलपमेंट पर, उसमें क्लियरली एक बात तो मेंशन की गई है कि जो पैनल मेंबर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर प्राइसेस पे नहीं देखने को मिला है और इसीलिए बैन इज नॉट वारंटेड इन दैट केस। आपका ओवरऑल टेक क्या है इस खबर पर? बैन लिफ्टिंग एक्सपेक्टेशंस को लेकर क्या व्यू है? पहले तो नमस्ते दीपाली मैम और नमस्ते सभी दर्शकों को। ये एक बहुत पॉजिटिव मूव है। देखा जाए तो एनसीडीएक्स काफी टाइम से लिक्विडिटी कंसर्न और बहुत सारे इश्यूज थे एनसीडीएक्स में। अब सेबी अगर ये रिपोर्ट सबमिट करता है अर्ली 2026 में, सबसे पहला कंसर्न इसमें जो मेन देखा जाएगा जीएसटी क्लैरिटी होगी जो पार्टिसिपेशन और कंप्लायंस को इम्प्रूव करेगी। सेबी गवर्नमेंट के साथ और आरबीआई के साथ मिलकर काम करेगा इसमें। एनसीडीएक्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखने में आएंगे, बैंक्स आएंगे, पेंशन फंड्स आएंगे, इंश्योरेंस कंपनी आएंगे, जिससे लिक्विडिटी मार्केट में और बढ़ेगी और पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होगा। और जैसे मैम आपने कहा है कि 7 कमोडिटीज पे बैन हटेगा, जैसे व्हीट है, सीपीओ है, तो इससे ये हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और हेजिंग के लिए ये काफी अच्छी चीज है जो ये स्टेप उठाया जा रहा है। इससे फ्यूचर में देखा जाए तो बहुत बेनिफिट है एग्री कमोडिटी में और ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी हेजर्स के लिए भी। तो ये काफी अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से। ओके, भूपेश, आपका कोई टेक इस खबर पर? जी नमस्कार। अगर बात करें तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम उठाया है और ये अगर रिपोर्ट पेश होती है तो इससे बैन हटता है तो इससे 4 प्रमुख लोगों को मुझे लगता है कि काफी फायदा होगा। किसान की बात करें तो किसान को भी फायदा होगा, इंडस्ट्री को फायदा होगा, हेजर्स को फायदा होगा, जो प्रोसेसिंग करते हैं कमोडिटी की उनको भी फायदा पहुंचेगा। क्योंकि एक्चुअल में जो कमोडिटी होती है वो किसी भी देश के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन का काम करती है। जब आप यहाँ पर बड़ी कमोडिटी जैसे कोई भी उत्पादन हो रहा है और अगर उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलकर अगर हम इंडस्ट्री उसको हेज नहीं कर पाती अपने माल को, या वो लोग डरते हुए उस माल को और ज्यादा प्रोक्यूर नहीं कर पाते, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं सभी पर देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य रिपोर्ट पेश करी है और अगर ये पेश होती है और तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये बैन हट सकते हैं। अब 2 चीजें और, एक तो ये कि कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि पूरा ब्लैंकेट बैन पूरा ही लिफ्ट हो या कुछ कंडीशंस के साथ लिफ्ट हो, कुछ रिकमेंडेशंस शायद कुछ क्लॉज रहे। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि सेबी पैनल ने रेकमेंड किया है कि एक्सचेंज मतलब कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर ट्रेडिंग के लिए जो कोलोकेट है उसको अलाउ किया जाए। इसको यूजुअली इक्विटीज में पहले अलाउ किया जाता है, कमोडिटीज में नहीं। बट इसकी कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? अजय क्या व्यू है आपका इस पर? सर देखिए, जिस ढंग से कोलोकेशन का एक बहुत ही वेलकम स्टेप है और जनरली हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन है वो भी अभी हम देख रहे हैं कि कमोडिटीज में काफी एक्टिव है। तो अगर ये स्टेप्स लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें एक पार्टिसिपेशन और जो फाइनेंशियल साइड से वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और एक तरह से अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा दिखाई देगी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो ये बैन हटे, और सेकेंडली जो मार्जिन्स है वहां पे भी हमने देखा था कि एक चौरस बचा था, मार्जिन में कमी आता है। फिर थर्ड एक कोरिलेशन कोलोकेशन का भी अगर आता है तो डेफिनेटली ये फाइनेंशियल
मार्केट में जो पेनिट्रेशन हमने होते हुए देखे कमोडिटीज का, ये और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि शायद कमोडिटीज को एक्सक्लूड रखा जाए, कोलोकेशन से मेटल्स, एनर्जी, यहाँ पर शायद अप्रूवल मिले। अब देखना होगा किस तरीके का स्टांस रहता है। क्विकली एक चीज़ और मनोज जी, जैसे मार्जिन की बात बार बार अजय जी कर रहे हैं, मार्जिन रिडक्शन का कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिकमेंडेशन रहे पैनल की तरफ से, और अगर होता है तो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा स्पेशली ट्रेडिंग को बूस्ट करने के लिए, और किस तरीके का इनिशियल रिस्पांस अगर इस तरीके का कदम अर्ली 2026 में उठाया भी जाता है तो विद रिगार्ड्स टू पार्टिसिपेशन रह सकता है? देखिए यहाँ पे जहां तक अगर ये बैन लिफ्ट होता है तो पार्टिसिपेशन का सवाल है, तो इंडस्ट्री ईगरली इस चीज का वेट कर रही है। और इंडस्ट्री, ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि फार्मर्स ने भी काफी बड़े रूप में जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे इस बैन को लिफ्ट करने के लिए किया है। क्योंकि जब भारत सरकार ने यहाँ पे एफपीओ बनाने की परमिशन दी थी तो हमने एफपीओ तो काफी सारे बना दिए, लेकिन उनको जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए और उनकी क्रॉप को यहाँ पे डिलीवर करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म था वो वहां पे कहीं ना कहीं मिस होता हुआ नजर आया। तो काफी फेयर चांसेस है कि यहाँ पे सरकार जो है ये बैन को लिफ्ट करती हुई नजर आएगी। दूसरा, जहां तक मार्जिन का सवाल है तो बिल्कुल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मार्जिन स्ट्रीमलाइनिंग भी जो है यहाँ पे होनी चाहिए ओवरऑल कमोडिटीज में। और जो भी कमोडिटी की वॉलेटिलिटी है या जिसमें जो बड़ा उतार चढ़ाव है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मार्जिन के जो पैरामीटर्स है वो तय होना चाहिए। अगर कोई कमोडिटी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है तो वहां पे एक अप्रोप्रिएट मार्जिन स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि जो रिस्क मैनेजमेंट है उसका जो है कहीं पे भी मिसिंग ना होता हुआ नजर आए, और ओवरऑल जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स है उनको भी कहीं पे कोई परेशानी नहीं आए। तो बिल्कुल इसको देखते हुए निर्णय होना चाहिए। और एक और मुख्य चीज है यहाँ पे दीपाली जी की, ये पूरी कवायद में जीएसटी के रिफॉर्म की भी बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि हमने देखा कि जब जीएसटी लागू हुआ था और हमने देखा था कि वन नेशन वन टैक्स, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो कमोडिटी एक्सचेंजेस है वहां पे काफी लिमिटेशन है जीएसटी को लेकर के। तो वहां भी आईजीएसटी का अप्रूवल जो है इसमें होना काफी जरूरी है, ताकि किसी भी स्टेट का जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है वो यहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंजेस पे आकर के डिलीवरी जो है वो ले सके। ओके, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगी ये डेवलपमेंट। और हालांकि नए सेबी चीफ यानी तुहिन कांत पांडे से एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी हाई हैं। रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया भी था कि इंडिया का कमोडिटी मार्केट जो है वो सेबी के रेगुलेटरी एजेंडा पर हाई पोजीशन होल्ड करता है, और उनका एम यही है कि जो पार्टिसिपेशन है कमोडिटीज़ में वो और डीपन हो और वाइडन हो, और इसीलिए इक्विटीज़ के बाद कमोडिटीज़ पर कुछ बड़े रिफॉर्म्स वो लेकर आ सकते हैं, जिसमें कि ब्लैंकेट बैन को अपलिफ्ट करना मतलब एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। अब देखना हो किस तरीके के पैनल सिफारिशें रखता है, क्या आउटकम निकल कर आता है, बट इम्पॉर्टेंट एक मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़ ये रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं राकेश जी के साथ। बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, क्रूड ऑयल, आज क्रूड की एक्सपायरी भी है, तो इस पे मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी जानना चाहूँगा, 4 लाख ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जिसमें मैं करंट मंथ का कॉल 5100 वाला कॉल भी बेचूंगा और 5100 वाला पुट भी सेल करूंगा, और ऊपर में कॉल 5200 वाला आई विल सेल और नीचे में पुट 5000 वाला मैं सेल करूंगा, क्योंकि एक्सपायरी तक मुझे लगता है आज ये टाइम वैल्यू की वजह से इसमें एक अच्छा मूव हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो क्रूड यहाँ से अभी ये 5000 ये बार ब्रेक करना चाहिए, और नीचे में 4980 का टारगेट लग रहा है। मेरी अगली स्क्रिप्ट होगी कॉपर। कॉपर डिप मिलता है तो 1100 का बेस बन चुका है। जब भी डिप मिलता है 1105 1104 पे बाई कीजिए, ऊपर में 1120 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। ओके, भूपेश आपकी स्ट्रेटजीज? जी दीपाली जी, मेरे को ग्वार सीड में खरीदारी की सलाह रहेगी। 5330 का दाम है, करंट भाव में खरीदारी करनी चाहिए। 5280 का स्टॉप लॉस लगाएं इसमें। लक्ष्य की बात करें तो 5390 5420 के लक्ष्य संभावित रहेंगे जनवरी वायदा में। और दूसरी अगर कमोडिटी रहेगी तो वो कॉपर रहेगी। 1107 रुपए 50 पैसे का दाम है, करंट भाव में बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 1111 रुपए का रहेगा। 1097 रुपए और 1091 रुपए का लक्ष्य संभावित रहेगा। मनोज जी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या है? दीपाली जी, यहाँ पे धनिया का जनवरी वायदा 9800 में खरीदना है, 9440 के स्टॉप लॉस से। टारगेट यहाँ पे 10400 के रहेंगे। दूसरी जो रणनीति है वो जिंक के दिसंबर वायदा में रहेगी। 303 के स्तर मिले तो वहां पे बाय करना चाहिए 300 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वहां पे 310 तक के रहेंगे।
ओके, अजय आप बताइए आपकी ट्रेडिंग पिक्स। दीपाली जी, मेरा एक एग्री में और एक नॉन एग्री में। एग्री के अंदर कैस्टर ने काफी क्रूशियल सपोर्ट तोड़ा है, तो 6880 में बेचिए, 6920 का स्टॉप लॉस, 6820 तक के टारगेट रहेंगे। वहीं नॉन एग्री के अंदर कच्चे तेल में बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई देगी थोड़ी और, तो 5120 पे बेचेंगे, 5200 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 5000 का टारगेट रहेगा। ओके अच्छा मनोज जी, क्विक व्यू आपका रुपी पर भी, यहाँ क्या व्यू है? कंसिस्टेंटली वीकनेस दे रहे हैं, नए रिकॉर्ड लोज आज टच हुए, क्या व्यू इन स्तरों से? बिल्कुल, यहाँ पे प्रेशर जो है और थोड़ा बढ़ सकता है और 91.40 91.50 तक के जो स्तर है इस सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग भी है जहाँ 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की संभावना है, तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि और आधा प्रतिशत की गिरावट रुपये में ये वीक में देखने को मिल सकती है। ओके चलिए, तो ये रही रुपए पर बातचीत। फिलहाल 91.20 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आप चारों का ही आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।